नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं आपके साथ शोभना यादव। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल वॉर के आज 7 दिन बीत चुके हैं, यानी 7 दिन पूरे हो गए। दोनों ओर से अब पहले से ज्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल भी हो रहा है। ईरान अमेरिका दोनों बयानों के जरिए एक दूसरे का मनोबल तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है। कई जरूरी चीजों की सप्लाई रुक गई है, संकट शुरू होता नजर आ रहा है। युद्ध खत्म होने का कोई संकेत भी अभी नहीं दिख रहा है, कोई आसार अभी नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 7 दिन की जंग में यूएस इजराइल को अनुमान से ज्यादा नुकसान पहुंचा है? क्या ईरान ने अपनी वॉर रणनीति से दुनिया को चौंका दिया है? ईरान में कोई भी ग्राउंड ऑपरेशन क्या अमेरिका की एक बड़ी भूल साबित हो सकती है? और भी दूसरे सवालों पर हम आज ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। और देखिए, मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। बड़ा सवाल यही है कि 7 दिन बीत चुके हैं, क्या इजराइल और अमेरिका ने ऐसी अपेक्षा नहीं की थी कि ईरान इस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देगा? तो एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। के श्याम कुमार, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ मौजूद है। दीपक वोरा जी, पूर्व एम्बेसडर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर बीके खन्ना साहब, रिटायर्ड एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी साहब, पूर्व डिप्लोमैट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र सचदेवा का हम इंतजार कर रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है। जाना माना चेहरा है, टीवी पर आप अक्सर इनके साथ चर्चा सुनते हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह भी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। और सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे। वॉर में ईरान ने अब एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। कई मिसाइल से हमले लगातार ईरान कर रहा है, यानी रिटेलिएट कर रहा है। इजराइल और अमेरिका से कहीं भी कम पड़ता हुआ ईरान अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। खुर्रम शहर 4 में खैबार मिसाइल से ये हमले किए गए हैं। फतेह मिसाइलों से भी ईरान लगातार हमले हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो अमेरिका और इजराइल को लग रहा था कि 3 से 4 दिनों में इस युद्ध को खत्म कर देंगे, ईरान घुटनों पे आ जाएगा, वहां पे सत्ता परिवर्तित कर देंगे, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इन 7 दिनों के बीतने के बाद दुनिया पर जरूर संकट आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भी जरूरी सामान है, तेल की आपूर्ति है, वो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद करने की बात कही है। हालांकि वो लगातार ये भी कह रहा है कि नहीं साहब, मैं तो इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ये संकट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो फतेह मिसाइलों से भी ईरान लगातार हमले बोल रहा है। तो देखिए, अब हमारे साथ रविंद्र सचदेव जी भी जुड़ चुके हैं। मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवन साहब, आपके साथ शुरुआत करूंगी। शायद अमेरिका और ईरान ने भी ऐसी अपेक्षा नहीं की थी कि इस तरीके से मुंहतोड़ जवाब ईरान से मिलेगा, लेकिन इसमें दुनिया की क्या गलती है? क्योंकि अगर 2 देश आपस में लड़ते हैं तो खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। एक तो वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज होने का इस समय एक कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जहां तक पहला क्वेश्चन है, अमेरिका और इजराइल जानते थे कि उनकी एयर डिफेंस नेटवर्क में जितने मिसाइल सिस्टम्स हैं, रेडार्स हैं, वो 90% थ्योरेटिकली कामयाब होते हैं। यानी ईरान अगर 100 मिसाइलें दागेगा तो 90 को वो शूट डाउन कर देंगे। ऐसा उनके जो वेपन सिस्टम्स हैं, उसकी जो लिटरेचर है, किताब होती है ऑपरेटर्स मैनुअल, उसमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने लिखा हुआ है। लेकिन युद्ध स्थिति में क्या होता है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ जाती हैं। यहां पे जनरेटर काम नहीं कर रहा, वहां पे एसी डीसी वोल्टेज काम नहीं है, यहां पे क्रू फटीग सेट हो गया, क्योंकि क्रू एक ही स्कोप के सामने 8 घंटे 12 घंटे 24 घंटे बैठा हुआ है। तो सिस्टम का डिग्रेडेशन होता है, मैकेनिकल रीजंस होती हैं, ऑयलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम्स फेलियर शुरू हो जाते हैं। तो 8-10 दिन के बाद कुल मिलाकर अमेरिका ने भी ये सोचा नहीं था कि ईरान के साथ युद्ध जो है वो इतना मुश्किल हो सकता है। मेरे साथ नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी, रिटायर्ड, मौजूद हैं। मैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, जल संकट की बात हो रही है, और अब ये पानी तक भी युद्ध जो है वो फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है, इसका अंत आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि तेल का संकट अब पूरी दुनिया के लिए खड़ा होने जा रहा है। धन्यवाद शोभना, जय हिंद। शनो वरुणा, 21 किलोमीटर का एरिया, जल डमरू मध्य, एक वाटर स्ट्रिप जिसमें 2 नॉटिकल माइल जाना, 2 नॉटिकल माइल आना, और बीच में बफर जोन। ईरान कहता है आइए, अमेरिका कहता है हम वॉरशिप्स के साथ एस्कॉर्ट करेंगे। 27 शिप्स लंगर डाले खड़े हैं भारत के। इंडियन मरीनियर एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट किया है
भाड़ा बढ़ रहा है, इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ रही है, तेल वहां से लाने में 5 दिन लगते हैं, अगर हम रेड सी से जाते हैं तो हमें 23 दिन लगेगा, चाहे रसिया हो, वेनेजुला हो, या वेस्ट अफ्रीका का कोस्ट हो, या अमेरिका हो। तो ऑब्वियसली इसका रिबाउंड बैक जो प्रेशर है वो इकोनॉमी पे, ऑयल प्राइसेस पे बढ़ेगा। हम भारत ऑयल शॉक पर नहीं है, हमारे पास रिजर्व है और हम उस तरह से बात कर रहे हैं। आज आपने सुना सीसीएस की मीटिंग में, उसी दिन हमने डिस्कस कर लिया था, हमारे अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल है। 40% तेल जो है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऐसे में अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो एक अनसर्टेनिटी, एक खतरा तो हमेशा बना ही रहेगा। क्यों खन्ना साहब, ब्रिगेडियर खन्ना सर? ये खतरा तो बना ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान जो है एक वेनेजुएला नहीं है, ईरान जो है ये सीरिया नहीं है, ईरान एक बड़ा देश है। ईरान के जो है अभी उन्होंने आगे देखा होगा, ईरान इराक वॉर के अंदर है, 8 साल तक उन्होंने उसके अंदर वॉर किया, आपस में लड़ाई हुई थी। उसके बाद में उनके प्रॉक्सी के थ्रू जो है वॉर करते हैं, तो वो जो है वॉर हार्डी इनफैक्ट कंट्री है। अमेरिका ने मेरे हिसाब से तो ये गलत कदम उठा लिया है, इसका उनको भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये सोचते हैं कि कराम के 3-4 दिन के अंदर ख़त्म होगा, मेरे हिसाब से लगता नहीं है कि 1 महीने में भी ख़त्म हो। अच्छा, ओ बाप रे बाप, ये मतलब 30 दिन तो मतलब आप समझ रहे हैं कि इधर की उधर दुनिया हो जाएगी, क्योंकि तमाम जो जरूरतों का सामान है वो जल यात्रा के जरिए एक देश से दूसरे देश में पहुंचता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें, तेहरान में इजराइल का बड़ा हमला, सैन्य बेस पर यह हमला किया गया है और हमले में भारी नुकसान की खबर भी है। इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। तो कुल मिलाकर जैसा कि मैं आपको लगातार कह रही हूँ कि दोनों ही तरफ से घुटने टेकने के लिए या झुकने को कोई भी तैयार नहीं है। एक दूसरे के ऊपर लगातार ये हमले जारी हैं और हमले से भारी नुकसान की खबर भी हमें लगातार मिल रही है। नागरिकों के लिए, वहां पर जो लोग काम करने के लिए दूसरे देशों के लोग पहुंचे हुए हैं, उनके लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। हालांकि हर देश अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश इन इलाकों से कर रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं सैन्य बेस पर इस तरीके का हमला, धुएं का गुबार, क्लाइमेट चेंज अपने आप में दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में ये जो गैर जिम्मेदार देश है ये सोचने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि साहब क्लाइमेट चेंज के चलते इतना आग, गोला बारूद आप कहां दुनिया को लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं जल्दी से अब जेके त्रिपाठी साहब का रुख करूंगी। जेके त्रिपाठी साहब, आप डिप्लोमेट रहे हैं, ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि एक तस्वीर तो हमें युद्ध की दिखाई दे रही है, मिसाइल्स की दिखाई दे रही है, डिफेंस सिस्टम की दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीर का दूसरा प्रश्न ये होता है कि कहीं इस युद्ध को रोकने की कोशिश चल रही होगी? देखिए, बैकग्राउंड में चल रही है, इससे मैं इनकार नहीं करता, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ईरान ने कहा था कि हम युद्ध रोकना, हम वार्तालाप करना चाहते थे, तब ट्रंप ने कहा था नहीं, हम 6 हफ्ते तक 8 हफ्ते तक हमला करेंगे और हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब परसों के एक बयान में ट्रंप ने कहा कि हाँ बातचीत भी हम कर सकते हैं, लेकिन अब ईरान कह रहा है कि हम बातचीत करने की भी स्थिति में नहीं है। तो ये दिखाने के लिए ऊपर से चल रहा है, लेकिन ये पर्दे के पीछे से दोनों पक्षों के बीच में बातचीत कराने की कोशिश की जा रही है। और दोनों जानते हैं कि अगर ये वार लंबा खींचा तो ईरान तो डिस्ट्रॉय होगा ही, क्योंकि ईरान के पास जो संसाधन है, जो मिलिट्री के उपकरण हैं, जो हथियार हैं, वो कम है और उनकी कहीं से भी रिप्लेनिशमेंट नहीं हो पाएगी। लेकिन इससे अमेरिका को भी नुकसान होगा, उनको भी पता है। क्योंकि ऐसा देखिए, ये मैं रूस, भले ही ईरान और रूस के अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हो, लेकिन अमेरिका के खिलाफ आपको पता है कि सब एकजुट हो जाते हैं। और अमेरिका की जिस तरीके की दादागिरी रहती है उसके चलते कई देश ऐसे हैं जो ईरान के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और हालांकि वो अभी युद्ध का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, लेकिन अगर हालात और बिगड़ेंगे तो ये आपको कोई पता नहीं कि ये विश्व युद्ध का रूप ले ले। मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह आपका रुख करना चाहूंगी। कहा जा रहा है कि साहब अभी तो ये हवाई लड़ाई चल रही है, ये जमीनी भी हो सकती है लड़ाई। जय हिंद, नमस्कार। आपने 2 बातें बड़ी अच्छी कही। एक तो क्लाइमेट चेंज की बात करी आपने जी। ये क्लाइमेट चेंज, ह्यूमैनिटी, ये सिर्फ हम इंडियंस बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग एक अलग तरीके की है। दुनिया के लिए हमारा सोच है, दुनिया का सोच हमारे जैसा नहीं है। और बात आ रही है कि क्या ये आपस में बात करेंगे या नहीं। दोनों के दोनों कंट्री अपनी अपनी तरीके से बात करना चाहते हैं फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, कि कौन ताकत की जगह से बात कर पाए, ये वो वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह आती है कि इस समय अगर आप युद्ध को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो दोनों के ही फेवर में नहीं है एक लंबा युद्ध,
लेकिन अपने अपने स्ट्रैटेजिक रीजंस हैं, क्योंकि यूएस जरूर चाहेगा कि अगर किसी भी तरह का तेल संकट दुनिया पर आता है तो उसका ब्लेम ईरान पर जाएगा। ईरान वो ऐसा जरूर होगा नहीं, क्योंकि युद्ध तो अमेरिका ने शुरू किया, ये तो सारी दुनिया जानती है। एक इसको बोलते हैं ना, एक जस्टिफिकेशन निकालना, वो जस्टिफिकेशन जरूर निकालने की कोशिश करेगा कि देखिए पूरी दुनिया प्रॉब्लम में है। अब आगे लास्ट बात जो आपने कही थी, चाइना और रशिया। चाइना और रशिया अगर कल सवेरे इस युद्ध में आ जाए, आप देख लीजिएगा ये युद्ध नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ये सुपर पावर नहीं चाहती कि ये आपस में युद्ध करें। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर पार्ट अंदर आ जाता है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपको रोकूंगी। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, बेरूत में तबाही का नया वीडियो सामने आया है। रिहायशी इलाके में भी ये हमले हुए हैं। इजरायली बमबारी से भारी तबाही मची है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर टारगेट कर रहा है इजराइल। मची है। तो देखिए बेरूत में तबाही का अब नया वीडियो सामने आया, और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि ये बड़े देशों की ईगो की लड़ाई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई है, और उसमें भुगतता कौन है? आम नागरिक। यहाँ पर मैं देवन जी आपका रुख करूंगी, नहीं मैं रविंद्र सचदेवा जी आपका रुख करूंगी। लगातार जिस तरीके से ये वॉर मतलब जिसे कहा जाए कि खराब होता जा रहा है, या यूं कहिए कि बढ़ता जा रहा है, गल्फ नेशन के ऊपर लगातार जो हमले हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े एक चेतावनी, एक बहुत बड़ा अलार्म है पूरी दुनिया के लिए कि इसमें कोई भी नहीं बचेगा, सबको लपेट लिया जाएगा। जी हाँ, डेफिनेटली। और जो क्वेश्चन है ना, सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा इसमें मीडियम से लॉन्ग टर्म में, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा नुकसान होगा गल्फ की कंट्रीज को। और लॉजिक मेरा ये है, ये जो देश हैं दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन, ये टोटल सिक्योर, स्मार्ट, मॉडर्न बिल्डिंग्स वगैरह, एक ही तरह का ओएसिस है इस पूरे इलाके में। कोई इंस्टेबिलिटी नहीं, कोई वायलेंस नहीं। अब के बाद ये हो गया है कि इन देशों पर भी अटैक हो सकते हैं, हो रहे हैं। वन, सेकेंडली, इन देशों ने अपनी इकोनॉमी पोस्ट ऑयल इकोनॉमी की तरफ एक कोशिश कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस सऊदी का वो $500 बिलियन की नियोम सिटी बना रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन, एआई डेटा सेंटर्स, बड़े बड़े मिरर, 200 मीटर ऊंची बिल्डिंग्स, ये वो। दुबई, अबू धाबी, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं लार्ज स्टार गेट प्लान्स, एक मील लंबी, 1 मील बटा 1 मील की बिल्डिंग्स, जिसमें लाखों सर्वर फार्म्स हैं, कंप्यूटर्स के, डेटा सेंटर, एआई कंप्यूटिंग। अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कौन करेंगे? ठीक है, राइट, उनको खतरा है। तो सबसे बड़ा खतरा अदर देन एवरीथिंग एल्स, एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इन देशों के लिए फ्यूचर में। बिल्कुल ठीक है। अब मैं डिबेट को और एक कदम आगे बढ़ाना चाहती हूँ। 7 दिन पूरे हो चुके हैं देवव्रत जी। अब क्या ये माना जाए कि ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो एक बड़ी चुनौती इजराइल के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है, ईरान तो अपनी जमीन पर बैठा ही हुआ है, तो ये इसीलिए ग्राउंड ऑपरेशन क्या आपको लग रहा है कि आगे बढ़ सकता है? अगला जिसको कहा जाए कि रौद्र रूप हम अमेरिका का या इजराइल का देखेंगे तो वो ग्राउंड ऑपरेशन के रूप में हो सकता है। कि आपको ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है? जहां तक इजराइल की बात है, वो ग्राउंड ऑपरेशन में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ना ट्रुप्स, ना वेपन्स, ना टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ी। इजराइल जो है ईरान की बॉर्डर से बहुत दूर है। इजराइल की फौज ऐसे भी गजा में और लेबनान में नाक तक बिजी है। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका दावा कर रहा है कि 50,000 ट्रुप्स उसने अभी गल्फ एरिया में डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इस 50,000 में से 9,000 तो उनके नेवल सेलर्स हैं और 7,500 उनके एयरमैन हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो सेलर्स हैं और एयरमैन हैं गल्फ में, वो कॉम्बैट का हिस्सा, जमीनी लड़ाई का हिस्सा नहीं होंगे। तो अमेरिका को और ज्यादा ट्रुप्स इंडक्ट करने पड़ेंगे। लाएगा कहां से? या तो मेन लैंड से लाएगा अमेरिका की, या नेटो कंट्रीज से डाइवर्ट करके लाएगा। उतारेगा कहां पर? लेकिन इस समय एक और दिलचस्प बात जो सामने आ रही है वो ये कि हर देश अपना जिसे कहे कि पल्ला छोड़ा रहा है कि साहब हम युद्ध का हिस्सा बनना नहीं चाहते। आप जानते हैं रिसेशन का समय, इकोनॉमी एक नए रूप से चुनौती साबित हो रही है सभी देशों के लिए। ऐसे में युद्ध में कूदना मुझे लगता है कि किसी भी देश के लिए समझदारी नहीं होगी। जर्मनी ने अपने को अलग कर लिया, ब्रिटिश ने कहा कि साहब आप एयरबेस यूज कर लीजिए, लेकिन हमारा कोई जवान इसका हिस्सा नहीं बनेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में देवनाथ जी आपके पास आऊंगी। खमेनेई का बंकर का एक नया वीडियो सामने आया है, बंकर तबाह करने का ये नया वीडियो आप देखिए। वीडियो में दिख रही है अमेरिकी बमबारी, और इसी बमबारी में खमेनेई की मृत्यु हुई है। तो सुप्रीम लीडर खमेनेई की मौत जिस बमबारी में हुई है, वो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, और इसी बमबारी के चलते सुप्रीम लीडर की जान गई है। खमेनेई के बंकर का अब ये नया वीडियो सामने आया है।
कैप्टन शाह, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जैसे कि अभी देवनाथ जी कह रहे थे कि आसान नहीं है और कैसे आप ट्रूप अपनी मोबिलाइज कैसे करेंगे, सपोर्ट आपके पास भी तो होना चाहिए। ऐसे में लगातार आप अगर अमेरिका को सुने, उनके प्रवक्ताओं को सुने, तो एक नैरेटिव की वॉर दिखाई दे रही है जो सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। जमीन पर तो मिसाइल के हमले हो ही रहे हैं, लेकिन एक नैरेटिव वॉर हमें सोशल मीडिया पर दिख रही है। आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है इस समय? सिंपैथी दुनिया की किस देश को आप मिलते हुए देख रहे हैं? जिन्हें दिख रहा होगा उन्हें दिख रही है। मुझे क्लियर दिख रहा है कि जो स्टेप वाइज टैक्टिकल जो रणनीति के हिसाब से अमेरिका आया था, पूरी प्लानिंग के साथ, पिछले लेसन्स लर्न करके, जहां से लड़ाई खत्म हुई थी कतार के अटैक से, वहां से इस बार शुरुआत हुई है। और गल्फ में जहां पर ईरान के केवल उन ऑयल इंस्टॉलेशंस को मारा था जो इनके इंटरनल सप्लाई थे, बाहर जाने वाले सप्लाई को नहीं बाधित किया था इजराइल ने, वही ईरान ने पहले ही दिन सारे वर्ल्ड के जो डाइवर्सिफाइड कर दिए, साइप्रस से लेके श्रीलंका तक के कोस्ट तक वॉर को फैला दिया। तो आप समझ सकते हैं कि रणनीति तो बहुत क्लियर है। और पहले नहीं हुआ क्या? 88 में नहीं हुआ, 91 में नहीं हुआ, कुवैत में 2003 में नहीं हुआ क्या? गल्फ में लड़ाई नहीं हुई क्या? 5 लाख फौज उतारे नहीं गए क्या? टैंक, बंकर, बस्टर सब गए नहीं क्या? जो चाहता था अमेरिका उसने नहीं किया क्या? फिर क्यों नहीं करेगा? यस। लेकिन कैप्टन साहब, क्या आपको यह नहीं लग रहा है कि अब समय बदल चुका है? आप जिस युद्ध की बात कर रहे हैं, उस समय ना ड्रोन हमले किए जाते थे, उस समय ना इस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम था, तो ये ट्रूप्स उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। लेकिन अब समय बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, अब ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं जिसमें कोई मानव हानि नहीं हो रही है, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। कैप्टन सर, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, इन सबों के बावजूद जब एयर स्पेस का पूरी तरह से कब्जा होगा, एक हफ्ते में जब एनिहिलेशन होगा, मिसाइल की टेक्नोलॉजी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जो हो रही है, नेवल पावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जो 15 से ज्यादा शिप्स और आ रहे हैं। चार्ल्स डेगॉल आ गया है रेड सी में, 3 दिन में डिप्लॉय हो जाएगा फ्रांस की तरफ से। जॉर्ज बुश तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी अप्लाई करने आ रहा है, और एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स आ रहे हैं। ये सब किस लिए आ रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड ट्रूप्स उतरेंगी और ये युद्ध और भीषण और वो होगा? गल्फ से होगा मैम, वो गल्फ से होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया जाएगा और वहां से होगा। है कहां इस तरीके का? क्योंकि वो कभी इस तरीके के युद्ध में आप दुबई से उम्मीद नहीं कर सकते, दुबई को अबू धाबी से उम्मीद नहीं कर सकते। दुबई को नहीं उलझना है, दुबई को कंटेन रखना है, जो कि ट्रंप की नीति में है, और वो जीत चुके हैं। कोई भी देश अटैक नहीं कर रहा, ये डिप्लोमेटिक विन है। आपके चैनल से मैंने कह दिया, सारे राष्ट्राध्यक्ष को कंट्रोल के रखा हुआ है, किसी को अटैक नहीं करने दे रहा। ये बड़ी विन है ट्रंप के लिए, खुद लड़ रहे हैं। इसको जीत माना जाए, इसको दादागिरी माना जाए? कैप्टन साहब, शैलेंद्र सिंह जी, इसको जीत माना जाए, इसको दादागिरी मानी जाए, देशों की मजबूरी मानी जाए? नहीं, अगर आपने इस कैटेगरी में एनालाइज करना है तो दादागिरी यूएस की बिल्कुल क्लियर है। जीत जो है वो यूएस की जरूर है टू सम एक्सटेंट, लेकिन ईरान की भी एक जीत है कि वो इतना सब होने के बाद, कमजोर होने के बाद भी स्ट्रांग है। उस कमजोरी में वो एक स्ट्रांग है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, मैं आपको एक बड़ा छोटा सा दे रहा हूं। क्लोज्ड डोर मीटिंग हुई थी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की, जहां यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने परसों उन्हें ब्रीफ किया था। और उस ब्रीफिंग में रिपब्लिकन्स का स्टैंड है कि वी आर बिहाइंड ट्रंप बट वी आर नॉट सपोर्टिंग हिज ऑपरेशंस। नहीं, उनके खुद के देश में उनका विरोध हो रहा है, उनकी खुद की संसद में उनका विरोध हो रहा है। मैं इसी संसद की बात कर रहा हूं जी। डेमोक्रेट्स का कहना है कि दिस विल सक अस इन अ प्रोट्रैक्टेड बैटल व्हिच वी डोंट वांट। सबसे बड़ी बात मैं आपको दे रहा हूं, CNN का सर्वे, 52% पीपल इन अमेरिका हैज अपोज्ड इट, 39% ऑफ द पीपल हैव सेड कि जनाब इसका सिर्फ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालिए बातचीत के जरिए। उससे भी बड़ी बात रॉयटर्स तो मतलब आप इस 52 में 39% भी तो जोड़ेंगे ही ना? वो कह रहे हैं कि साहब बातचीत कीजिए, युद्ध वो भी नहीं चाहते। मैं आपको यही प्रूव कर रहा हूं कि एक ट्रंप के लिए कितनी मुश्किल होगी कि वो अपने आप को ग्राउंड के ऊपर कमिट करेगा। जाहिर सी बात है, बहुत तकलीफ है। जाहिर सी बात है कि इजराइल जिस तरीके से उसने गाजा में जो हाल किया हुआ है, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, ईरान में कितनी बच्चियां मरी हैं, युद्ध किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें, अभी हम शांति की बात कर रहे थे और इसी बीच इसी दिशा से जुड़ी खबर हमें मिल रही है। वॉर के बीच ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने बड़ा बयान दिया है। कुछ देशों ने मध्यस्थता शुरू की है। देखिए, यही चर्चा मैं कर रही थी कि एक पृष्ठ, एक तस्वीर हमें दिख रही है हमलों की, लेकिन दूसरी तस्वीर जरूर होगी जहां कुछ देश पीछे से लगे हुए होंगे इस युद्ध को रुकवाने में। हम क्षेत्र में शांति के पक्ष में हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान की हम रक्षा करेंगे। समझना उनको होगा जिन्होंने हमें कम आंका है। ईरानी राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है। त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर, और कौन देश आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप नाम लेना चाहें यहां पर, कि वो मध्यस्थता इस समय पर्दे के पीछे से कर रहे हो? देखिए
शोभना, मैंने शुरू में ही जैसे कहा था पहली बार में कि मध्यस्थता की कोशिश पर्दे के पीछे से हो रही, देखिए अब वो साफ हो गया है। अब रही बात ये कि कौन कौन मध्यस्थता करेगा, तो तुर्की ने भी देखिए पेशकश की है और ओमान ने तो दो वो कराए ही हैं, 2 राउंड के टॉक्स कराए हैं। लग रहा है कि रूस और चाइना अपने को अलग रखेंगे? मेरे ख्याल से रूस और चाइना इसमें इतना नहीं गल्फ कंट्रीज क्या आपको नहीं लग रहा है कि प्रेशर बना रहे होंगे ट्रंप के ऊपर कि साहब जबानी युद्ध को जमा रोकिए? खर्च के अलावा रूस और चाइना भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ज्योग्राफिकली उतनी दूर हैं। और रही बात ये कि ट्रंप के बूट्स ऑन ग्राउंड की, तो आपको बता दूं कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के पहले से ही ये कहा जाता है, वहाँ अमेरिकन जनता ये कहती है कि वी डू नॉट वांट आवर सोल्जर्स टू बी बैक इन बॉडी बैग्स, और इसीलिए कहीं भी अगर अमेरिकन सोल्जर मरता है तो वहाँ की जनता का गुस्सा ऊपर चला जाता है। तो अब अगर ट्रंप ने अमेरिका की पिछली नीतियों से कोई सबक नहीं लिया है, कोई लेसन नहीं लिया है, तभी वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप को लेके कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि वो खुद नहीं जानते वो कब क्या कह रहे हैं, और जो कहते हैं उसी पे जिद पे वो अड़े रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता लेकिन फिर भी कि इतनी जल्दी इसमें सारे देश इन्वॉल्व होंगे। एक दूसरी चीज़, इतनी जल्दी इसमें न्यूक्लियर एस्केलेशन होगा, और तीसरी चीज़ मुझे ये नहीं लगता कि ये वार बहुत ज्यादा दिन तक लंबी खींचेगी। खन्ना साहब आपका आकलन क्या है? आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपको क्या लग रहा है जिस रूप में आप इस वॉर को आगे बढ़ते देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस पे ग्राउंड फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी या उसकी आपको कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है? और आपको क्या लगता है युद्ध कब तक खत्म हो सकता है? ये देखिएगा, आजकल जो है वॉर का जो स्ट्रेटजी है चेंज हो गई है। पहले तो था हवाई जहाज जाते थे, उसके बाद में जो है ग्राउंड फोर्सेस चले जाते थे। आप जो है हमने देखा है यूक्रेन रशिया की वार है, उसके बाद में इजराइल के साथ में ईरान के साथ पहले जो अक्टूबर के अंदर हुई थी, उसके बाद में गाजा में भी इट इज जो है मिसाइल और ड्रोन्स की वार के लिए बूट ऑन द ग्राउंड इज ए लास्ट रिजॉर्ट। और जो खुद इसने मतलब जब इलेक्शन लड़ी थी ट्रंप ने तो बोला था कि मैं मतलब जो है युद्धों को बंद करूंगा, मैं ना कि मैं युद्ध के अंदर शामिल, एक युद्ध बंद करता दूसरी, और उसके बाद में जो उसके ऊपर उसने कुछ नहीं किया, उल्टा जो है खुद अब जो है किया है। और इसलिए अब जैसे बिल्कुल ठीक बात है कि 70 से 80% पॉपुलेशन नहीं चाहती है, और अगर बूट ऑन द ग्राउंड अब बॉडी बैग जब वापस आएंगे, अगर उन्होंने गलती से किया तो बहुत बुरा होगा उनके लिए। बिल्कुल, मेरे साथ दीपक वोरा जी भी जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप थोड़ा सा देर से हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि नैरेटिव की वॉर चल रही है, एक वॉर जमीन पर लड़ी जा रही है और एक सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। इस समय दोनों ही तरीके के नैरेटिव्स में आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? क्या अमेरिका ने भूल कर दी है? ईरान इस समय जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, घुटनों पर आने को तो बिल्कुल तैयार नहीं है वो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके पास एम्बेसडर त्रिपाठी हैं, बाकी इतने मेहमान हैं, रविंद्र सचदेव साहब हैं, दूसरे हैं, तो मेरी क्या जरूरत है? मैं चाय पीने जा रहा हूँ, सुबह से चाय नहीं पी मैंने, तो आप इन्हीं के साथ जो बैठे हैं स्टूडियो में। इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको मैम, जो मेरी समझ है, दुनिया का नंबर 2 तेल का रिफाइंड ऑयल का एक्सपोर्टर कौन सा देश है? वो भारत है, नंबर 2 रिफाइंड ऑयल। क्रूड ऑयल लेते हैं, यूक्रेन जंग से पहले हमने एक बूंद नहीं लिया था रूस से, अब ले रहे थे जब उसने सस्ते दाम पर हमको दिया, और फिर हम उसको रिफाइन करके भेजते हैं। आपको याद होगा कि जब ट्रंप साहब का उद्घाटन हुआ था तो जामनगर रिफाइनरी, ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है सिंगल साइड, उसके मालिक अंबानी साहब और उनकी पत्नी को ट्रंप ने बुलाया था, इसीलिए कि मेरे पास क्रूड ऑयल है बट इतनी रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, टाइगर तो वहां रिफाइन करता रहे। और ये रिफाइंड ऑयल बहुत से देश खरीदते हैं, पश्चिमी देश, अमेरिका भी लेता है। तो पहली चीज मैम, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में एक तो पहली चीज है कि ये तकलीफ हो रही है बहुत से देशों को, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं और भारत उनको नहीं भेज पा रहा था। दूसरा मैम बहुत अहम है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की हम बात करते हैं, अमेरिकन नेवी ने क्या कहा है, अगर आप जाना चाहते हो तो हम आपको एस्कॉर्ट करेंगे, यानी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज अब अमेरिका की कनाल बन गया। जहाज जो है वो ऐसा थोड़ी है कि उनके ऊपर मिसाइल गिरेगी तो वो रोक लेंगे, मतलब अब अमेरिका के ऊपर भी तो अमेरिका के सारे एयरबेस को ईरान किस कदर निशाने पर ले रहा है, चाहे वो बहरीन में हो, चाहे वो आप देख ही रहे। तो ऐसे में अमेरिका की बातों में कौन देश विश्वास करेगा? बहुत से देश विश्वास करेंगे, अमेरिका का मुकाबला अभी भी करना बहुत मुश्किल है, और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में कोई मिसाइलें नहीं फेंक रहा अभी तक। तो पानी ये जो ऑयल टैंकर्स थे नहीं गए, अब अमेरिकन कह रहे हैं कि हमारा बेटा द मेन गेम इज ऑयल, नहीं एनर्जी एंड ऑयल, ऑफ कोर्स। हाँ, हमने पूरा वेनेजुएला को तो
खत्म कर दिया है। अब मिडिल ईस्ट का सारा तेल मेरे पास रहेगा। एक बेवकूफ था अमेरिकन परसेप्शन, जो आयतुल्ला था, वो बड़ा फुदकता था, उसको भी हमने निकाल दिया। नाउ द वर्ल्ड्स एनर्जी इज माइन, मेरा मेरा मेरा। और जैसे में एक सहयोगी ने कहा है कि इस समय वॉशिंगटन में ट्रंप व्हाइट हाउस ऐसा लगता है जैसे पागल खाना, जिसको कौन चला रहा है, जो इनमेट्स है, जो वहां पर दाखिल हुए थे ना पागलपन के लिए, वही उसको चला रहे। Whether you agree or not, it's a different मेरा matter. बड़ा सीधा सा लेकिन सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप बड़े इस मूड आसान में शब्दों है। में आप मुझे बताइए कि आपको ये युद्ध खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है अगले एक हफ्ते में, या आपको भी यही आशंका है जो तमाम यहाँ एक मेहमानों हफ्ते को के है? अंदर, एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा। जैसे खत्म ईरान हो की जाएगा। जो मिसाइल की आर्सनल है वो खत्म हो 100% होगा। और अब ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, पेशमर्गा, कुर्द फोर्सेस, पेशमर्गा का मतलब होता है जो मौत से मोहब्बत करते हैं। नहीं, तो आप ये चले कह गए रहे हैं हैं। कि युद्ध खत्म ये हो अमेरिका जाएगा या के- मिसाइल का युद्ध खत्म हो जाएगा, ग्राउंड पर ये वॉर शुरू हो जाएगी? नहीं, ग्राउंड पर तो वॉर शुरू नहीं होगी, ईरान के पास अब इतनी ताकत नहीं। ठीक है सर, ये सर आप बने पेशमर्गा रहिए। घुस इस गए। समय एक बड़ी खबर आ रही है दुनिया में, न्यूक्लियर होड़ क्योंकि बढ़ी है, अब फिनलैंड भी बनाएगा एटमी हथियार। न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव की बात कही जा रही है। फिनलैंड के बयान पर रूस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस का कहना है कि फिर हमें कदम उठाने होंगे, यूरोप में तनाव बढ़ेगा, ये रूस का कहना है। कुल मिलाकर त्रिपाठी साहब, ये माना जाए कि हाँ साहब, मैं तो अपने घर में खीर बना लूंगा लेकिन आपको नहीं मीठा खाने दूंगा, आप खतरे में ही रहिए और आप हम ताकतवर देशों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहिए। बिल्कुल, देखिए न्यूक्लियर खतरा तो सारी दुनिया के लिए बराबर है ना, तो फिर सारे देश इसको विड्रॉ करें। देखिए 1945 के बाद से अब तक फिनलैंड ऐसी स्थिति में कहीं नहीं रहा जहां उसके ऊपर ऐसे इमीडिएट कोई खतरा है। इसलिए फिनलैंड द्वारा न्यूक्लियर वेपन बनाने की बात है, वो भी खासतौर से तब जब स्कैंडिनेविया में लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्कार्ड कर रहे हैं कि इससे इमिशन फैल रहा है, रेडिएशन फैल रहा है। तो ये बात सबसे जो खुश है, रहने वाले लोग हैं दुनिया में, वो कहाँ अब उनके राष्ट्रपति जो है वो न्यूक्लियर उसमें फंसा रहे हैं। ये बात अभी तो उनके राष्ट्रपति आए हुए हैं यहाँ रायसीना डायलॉग में। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ये बात पचने वाली नहीं है कि रूस के खतरे से फिनलैंड न्यूक्लियर हथियार बना लेगा। अगर यही हालत रही तब फिर रूस को भी और कदम उठाने पड़ेंगे। मैं कह रही हूँ एक यूक्रेन से तो नेटो देश उनके साथ खड़े हो रहे हैं, वो अपनी सेनाएं तैनात कर देंगे, वो एक झगड़ा चल ही रहा है, वो अभी सुलटा नहीं। अब ऐसे में फिनलैंड का ये बयान जो है वो आने वाले दिनों में खतरा और बढ़ा सकता है। रविंद्र सचदेव, एब्सोल्युटली शोभना जी, कॉमन सेंस है आज की दुनिया में। आपके पास अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो आप तो मारे जा सकते हो गाजर मूली की तरह से। सद्दाम हुसैन, लिबिया गद्दाफी क्यों मारे गए? वेपन नहीं था। नॉर्थ कोरिया का किम बचा पड़ा है क्योंकि उसमें वेपन है, ना होता तो वो भी आज की तारीख में उसे कहीं इन्होंने काम तमाम कर दिया। तो लेसन एब्सोल्युटली है, मोरालिटी आप छोड़िए, न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए देश के पास। पर यहाँ क्या हो रहा है बाय द वे, मिडिल ईस्ट में इजराइल के पास वेपन है और वो कहता है जी मैं किसी और को नहीं होने दूंगा। ये वही हाल है जो बाकी देशों पे था, हमने बनाना शुरू करा तो हमें एनपीटी में सैंक्शन लगा दी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या राइट बनता है आपका? एनीवे दैट्स देयर। नाउ द पॉइंट इज की 2 points, troops on grounds, one my view is that absolutely no chance। ट्रंप कर भी सकता है, बट इसे पूरी इलेक्शन उसी में लड़ा था कि मैं नई वॉर नहीं भेजूंगा, अपने बंदों को नहीं भेजूंगा ना। कब तक चलेगा ये युद्ध? यस, हफ्ते में रुक सकता है, पर चलने को ये महीनों सालों साल चल सकता है। ईरान ऐसा बन सकता है जैसे कि मानिए आपके हूती हो गए या हिजबुल्लाह हो गया, ये मारते रहेंगे, वो वापस करता रहेगा। बट यस, चांस ये भी है जैसे वेनेजुएला में डील हुई, एक लेयर मारी, दूसरी मारी, तीसरी मारी, जब चौथा या पांचवा जो भी इनका आयतुल्ला आया उसने बोला चलो अब कोऑपरेट कर लेते हैं। पर पॉइंट इसकी अमेरिका इनको ये शब्द यूज करते हैं, कंट्रोल। बाय द वे, हेक्सर डिफेंस वो तो इंडिया के लिए भी कर रहे हैं कि हमने 1 महीने की इजाजत दे दी। आज तमाम उस पर विवाद बना हुआ है कि अमेरिका कौन होता है हमें ये इजाजत देने वाला है कि हम रूस से अगले 1 महीने और तेल ले सकते हैं। खैर, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। इजराइल पर एक बार फिर मिसाइल दागी गई है, घातक मिसाइलों से लगातार ये हमला हो रहा है। खैबर और फतेह मिसाइलों से ये हमला हो रहा है। तो कुल मिलाकर जैसा कि मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि ना ईरान झुकने को तैयार है, ना इजराइल झुकने को तैयार है, और अमेरिका दूर बैठकर जो है वो जिसे कहा जाए कि घी डाले जा रहा है आग में। देवनाथ जी, देखिए, अमेरिका जो है दुनिया भर में जहां जहां उसको डिस्टरबेंस नजर आता है वो उसको अपॉर्चुनिटी समझता है। अमेरिका दुनिया भर में कहां कहां घुस जाना चाहता है। एक तो वो देश जहां से उसको कोई जियोग्राफिकल एडवांटेज मिले, क्लासिक एग्जांपल है पाकिस्तान।
कुछ भी नहीं है। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान से उसको चीन नजर आता है, पाकिस्तान से उसको सोवियत रशिया की अंडरबेली यूएआर नजर आता है, अफगानिस्तान पर नजर रखता है। इस तरह से भविष्य में भी आप देखेंगे, कच्चा तेल नहीं, भविष्य में जहां जहां रेयर अर्थ मिनरल्स होंगे अमेरिका वहां घुसेगा। ग्रीनलैंड क्लासिक एग्जांपल है जी। बिल्कुल ठीक है। आप शैलेंद्र जी, इस युद्ध में जैसा कि अभी दीपक वोरा जी ने भी कहा और अभी सर ने भी कहा कि भी रेयर अर्थ मेटल्स, मतलब कुल मिलाकर अभी हमें आने वाले 50 साल तो कम से कम अमेरिका की इसी दादागिरी में पूरी दुनिया को रहना होगा। अनफॉर्चुनेटली क्या उनके ऊपर कोई सैंक्शंस या उस तरीके का हम कोई ऐसा उपाय दुनिया नहीं कर सकती कि भैया रुक जाओ ट्रंप अब? अनफॉर्चुनेटली यस, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि जिस तरह की दादागिरी चला रखी है उसने, जिस तरीके से वर्ल्ड रिएक्ट कर उसे टॉलरेट कर रहा है, सह रहा है, यूनाइटेड नेशन जो है वो बिल्कुल डिफंक्ट हो गया है। रशिया और चाइना बोल जरूर रहा है लेकिन कर कुछ नहीं रहा है, ये सब दिखाता है। और जिस तरीके से उसने ग्रीनलैंड का एग्जाम्पल ले लिया, मदुरो का एग्जाम्पल ले लिया, आज ईरान का एग्जाम्पल ले लिया, नेक्स्ट सीरिया का डिक्लेयर्ड एग्जाम्पल ले लिया, कनाडा के ऊपर उसने जो स्टैंड ले लिया, और ये सब एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हैं। बहुत सीधी सीधी बात है। अगर यही दुनिया का नया नॉर्मल है तो यस, वो अपने यूनिपोलरिज्म दीपक वोरा, दुनिया का नया नॉर्मल, ट्रंप पर कोई, अमेरिका पे कोई काबू नहीं पा सकता, जो मन में आएगा वही करते रहेंगे, किसी भी तरीके का सैंक्शन बॉयकॉट क्या अमेरिका का नहीं हो सकता? सवाल नहीं पैदा होता किसके पास ये ताकत है। ये वही कहानी है कि पूछ रही हूं कि पूरी दुनिया अगर एक हो जाए कि बिल्ली के गले में घंटी पहले कौन बांधेगा? तू जा तू जा तू जा तू जा, कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। ये यूरोपियन देश तो नपुंसक हैं। जब रूस ठोक रहा था यूक्रेन को तो वो क्या, वो स्टारबक्स जो ब्रिटेन वाला है जाके पोलैंड का कहता है तुम जाओ पहले, पोलैंड वाला जाके मैकरोनी फ्रांस को कहता है तुम जाओ पहले, कोई और कहता है तुम जाओ पहले। कोई नहीं डायरेक्ट पंगा लेगा। मैम उसकी ताकत भयंकर है, अभी तक तो उसने प्रयोग नहीं किया। हाँ, हमारा दिल चाहता है कि ट्रंप को कोई झापड़ मारे, लेकिन हमारा मन कहता है किसी में ये औकात नहीं है। मतलब रियलिटी, सच को स्वीकार करना पड़ेगा पूरी दुनिया को, और इसी का फायदा जिसे कहा जा रहा है कि वो ट्रंप उठा रहे हैं। लेकिन अमेरिका की जनता जो ट्रंप के विरोध में इस समय खड़ी हो गई है, रविंद्र सचदेवा, वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा घातक हो सकता है आने वाले दिनों में ट्रंप के लिए, क्योंकि खुद अमेरिकन नहीं चाहते, खुद रिपब्लिकन्स नहीं चाहते कि साहब इस वॉर में हम आगे बढ़े और अपने देश के जवानों को मरवाएं और देश की इकोनॉमी को डुबाएं। श्योर, 3-4 चीजें हैं, कुछ है अंकुश लग सकते हैं इस पे, पर पॉइंट करता है कि जो ऑपोजिशन वाले हैं वो तो चिल्लाते रहे, ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपने बेस को देखना। ये उसका एक अच्छा खासा मापदंड अभी आएगा। अभी इनकी जो मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, जहां पर कि इनका लोअर हाउस के सारे इलेक्शन होती है, 435 सीटें हैं जो, और अपर हाउस जो कि सेनेट है उसके 1/3 चेंज होते हैं। उसमें अगर कुछ फर्क पड़ा, और उसमें चल रहा है, इसको थोड़ा खतरा दिख रहा है, क्योंकि रिपब्लिकन्स जो नीचे हाउस में है वो थोड़ी सी मेजॉरिटी में है, वो हार सकते हैं। अगर वो हारे तो हाउस के पास काफी पावर्स है कुछ अंकुश लगाने को, दैट इज वन। दूसरी चीज जो इसको थोड़ा झुर्रा सकती है वो है स्टॉक मार्केट। वॉल स्ट्रीट की जो स्टॉक मार्केट है, ये क्लेम करता है 50,000 थी, मोस्ट ब्यूटिफुल इतनी, वो कम हुई, फंसेगा ये। तीसरी चीज जिससे डरता है बॉन्ड मार्केट्स। बॉन्ड मार्केट यानी कि जो सरकार अपने लिए पैसा रेस करती है। ये मुझे लगता है दर्शकों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि ठीक है, ट्रंप का कोई उपचार दुनिया के पास नहीं है, लेकिन देखिए ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ट्रंप भी कमजोर पड़ सकते हैं। यस, ये 3 तो क्लियर कट है। मिड टर्म इलेक्शंस अभी, सेकंड अमेरिका की स्टॉक मार्केट, तीसरा बॉन्ड मार्केट्स, एक और भी है मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, पर ये 4 एक चीजें ऐसी है जो कि ट्रंप के ऊपर अंकुश लगा सकती हैं। उसके अलावा देखिए पॉइंट इसकी, अमेरिका केवल मिलिट्री पावर ही नहीं, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। मान लीजिए हम क्यों परेशान है कि 50% टैरिफ लग गई है, वो कम करो। इतनी बड़ी मार्केट है $30 ट्रिलियन की, सब वहां पर जाके बेचना चाहते हैं। ठीक है, आप अमेरिका से मत काम करो, आप अमेरिका में एक्सपोर्ट मत करो, अपना करो, पर सबको चाहिए वो मार्केट। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी बात अब ट्रंप लगातार कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि रातों रात मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें अमेरिका ने एक नया वीडियो जारी किया है ईरानी टारगेट पर हमलों का। ये वीडियो है ईरान में तबाही का, ये वीडियो है। यूएस ने वीडियो की लोकेशन के बारे में नहीं बताया है। ये मैं एक बार फिर से अब कैप्टन साहब आपका रुख करूंगी, कैप्टन श्याम। ये वीडियो जारी किए जा रहे हैं, ईरान के द्वारा भी किए जा रहे हैं। वो अपनी ड्रोन शक्ति दिखा रहा है, अपनी मिसाइल शक्ति दिखा रहा है। अमेरिका भी ऐसा ही कर रहा है, और मैं बार बार कह रही हूँ कि ये लड़ाई जमीन से ज्यादा सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। एक दूसरे को जिसे कहा जाए मोरल तोड़ने की लड़ाई ज्यादा लड़ी जा रही है।
जैसा सोचा गया था वैसा हो रहा है। पहले आप अटैक करते हो, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हो, फिर अटैक करते हो, खत्म करते हो एयर एसेट्स को, नेवल एसेट्स को, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते हो और पूरे देश में एक तरह से अपनी पहलू में लोगों को लेते हो डिप्लोमेटिकली, और देश के अंदर भी लेते हो। लिया भी है उन्होंने, कांग्रेस को भी लिया है और कह भी दिया है कि तैयार रहो। कुवैत में 3 सैनिक मारे गए लॉजिस्टिक सपोर्ट के कल सुबह, उसके पहले भी सैनिक मारे गए। उन्होंने कह दिया है देश को तैयार रहो बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए। संवेदनशील मामला है लेकिन और भी बॉडी बैग्स के लिए तैयार रहो। मैं आपको कह दूं जरा जल्दी से, कई दिनों से परेशान है अमेरिका, ट्रंप के कारण नहीं। पुरानी बात है, पुरानी बात है मैम, इसलिए मैं कह रहा हूं वंस फॉर ऑल खत्म करने का मुद्दा उठाया उन्होंने तो वो जाएंगे, क्योंकि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल तो चल रहा है। हाँ। कई लोगों को बंधक बनाया, कई बार अमेरिका को तंग किया। मिडिल ईस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट बन चुके थे, सारे कंट्रोल में थे उसके, सिर्फ ईरान तंग करता रहता है। 7 अक्टूबर को जो हमास में किया गया इसके प्रॉक्सी से किया गया, तो उसको खत्म करना है अमेरिका को वंस फॉर ऑल। ये अमेरिका की जनता को भी अपने पहलू में ले आ जा रहा है। दीपक वोरा, गल्फ कंट्रीज लगातार, क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर बिल्टअप कर रहे होंगे कि साहब अब हमें बख्शिए, आपको जो जहां पे जिसको आयतुल्लाह खामनेई को मारना है मारिए, जिसको मारना है आपने मार दिया, हमारा पीछा छोड़िए? क्या आपको लग रहा है गल्फ कंट्रीज की तरफ से इस तरीके का प्रेशर अमेरिका के ऊपर होगा? सवाल नहीं पैदा होता। जो वहां की मोनार्कीज हैं, कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का बहनोई है या दामाद है या ससुर है, उनकी सिक्योरिटी अब तक अमेरिका के कारण रही है। सारा पैसा जो उनके पास आता है, जो वो अमेरिकन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। सवाल नहीं पैदा होता कि अमेरिका को चला जाए। अगर अमेरिका गया, हालात ऐसी रहे जैसे अभी हैं, तो ईरान इनको बड़े आराम से निगल जाएगा और डिकार भी नहीं लेगा। सवाल, दे आर टेरिफाइड। मेरे अरब दोस्त कहते हैं हमें शुरू से इजराइल से खतरा नहीं था, हमें खतरा ईरान से था, और आज तो वो साबित हो गया है। शिया सुन्नी लड़ाई। देवनाथ जी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट, अब समय मेरे पास कम है। जहां तक गल्फ कंट्रीज की बात है, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि सीधा ईरान के ऊपर हमला करें, लेकिन हाँ, क्योंकि उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, अमेरिका अगर साथ खड़ा ना हो तो मतलब कुछ नहीं है। ये सारे अमेरिका के बैसाखी पर हैं, ना सिर्फ ईरान के सामने वरन अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए। एक किंग, एक सुल्तान, एक प्रिंस, एक शाह, एक अमीर वहां पर ऐसा नहीं है जिनको उनकी जनता पसंद करती है। आज अमेरिका की फौज वहां पर ना हो, कल जनता इनके महल के अंदर घुस जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह। खैर चलिए, अब हम तो यही उम्मीद करेंगे, और लगातार जिस तरीके से सब तमाम देशों के नागरिकों को दिक्कत हो रही है कि ये युद्ध जल्द से जल्द रुके। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, जी न्यूज़ के लिए आपने समय निकाला।